नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। आज हम बात करेंगे जापान और साउथ कोरिया के बीच में हो रही है एक नई दोस्ती के बारे में। दशकों से दुश्मन रहे दो देश अब एक साथ होने जा रहे हैं। जरूर इसके पीछे कोई न कोई बहुत बड़ा हित छुपा हुआ होगा। किसका? जापान का और साउथ कोरिया का। आखिरकार किससे परेशान है ये दोनों देश? क्या कोई बहुत बड़ी मुसीबत है जिसकी वजह से ये दोनों देश को या फिर इन दोनों कंट्रीज को साथ में आना पड़ रहा है? उसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। साथ ही साथ एक चीज और जो आपके मन में जानने की इच्छा हो रही होगी कि आखिरकार ये जो दुश्मन का वर्ड मैंने यूज किया है, ये दुश्मनी क्या थी? आखिर क्यों ये दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन हुए? क्या वजह थी जिसकी वजह से इनके बीच में टकराव उत्पन्न हुए और ये दोनों कंट्रीज एक लंबे समय तक, बहुत बड़े लंबे समय तक, दशकों तक एक दूसरे के दुश्मन रहे। इनके बीच में ना तो कोई किसी भी तरीके का दोस्ती, किसी तरीके का रिश्ता रहा, ना ही किसी तरीके का व्यापार होता रहा। इस भी कहानी को हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज जो हम आज की हेडलाइंस है यानी मुख्य जानकारियां हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमा लेते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, जापान एंड साउथ कोरिया रिन्यू टाइज एट टोक्यो समिट। कहां पर हुई है मीटिंग? मीटिंग हुई है टोक्यो में। टोक्यो कहां है? जापान में है। अब समझिए बात को। जापान के अंदर में इस समय पे जो एक एक तरीके से ये कह सकते हैं कि टोक्यो समिट हुई है, उसमें साउथ कोरिया के जो राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं, एक मिनट, थोड़ा सा कुछ दिक्कत है। हेलो, ओके। इस समय पे जो जापान के और साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर हैं यून, और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है फूमियो किशिडा। ये दोनों लोगों ने मीटिंग की है। कहाँ? जापान के टोक्यो में। और टोक्यो में मीटिंग के बाद एक तरीके से ये डिसाइड हुआ है कि अब जो इतने लंबे समय से दुश्मनी हमारी चल रही थी, हम दोनों देशों के बीच में जो दुश्मनी चल रही थी, उसको खत्म करने का समय आ गया है। क्यों? आखिर क्या वजह रही है कि इनको दोस्ती करनी पड़ी और दुश्मनी को खत्म करनी पड़ी? उसके पीछे की एक जो बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है, तो वो है उनके पीछे की वजह चाइना। देखिए, चाइना जिस तरीके से काफी तेजी से जो एशिया है उसके अंदर में अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है, इजाफा करता जा रहा है। साथ ही साथ जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया के बारे में आपको पता है, जहां पर उनके प्राइम मिनिस्टर, एक तरीके से जो वहां पे जो गवर्नमेंट है वो किसकी है? किम जोंग उन की। किम जोंग उन एक तरीके का ये वो व्यक्ति है जो अपने लोगों को भूखा मार सकता है, लेकिन मिसाइल्स की टेस्टिंग, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेस्टिंग करना नहीं रोक सकता है। यानी अपने हथियारों के जखीरे को वो कंटिन्यूअसली बढ़ाता चला जा रहा है। किसके लिए बढ़ा रहा है? तो उसके टारगेट में 3 कंट्रीज हैं। सबसे पहली कंट्री है साउथ कोरिया, जस्ट उसका पड़ोसी। उसके बाद में है कौन? उसके बाद में है जापान, और फिर तीसरे नंबर पे आता है अमेरिका। अमेरिका जो अपने दुनिया को अपना जो अमेरिका जो अपने आप को दुनिया का बिग बॉस मानता है, उसको किसी से डर लगता है तो वो है नॉर्थ कोरिया। क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा सकती हैं, और साथ ही साथ वो अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसे के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। बल्कि अगर वो चाहे तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स का भी प्रयोग कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। पहले ही उसकी कंट्री में भुखमरी फैली हुई है, लोग प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, लेकिन किम जोंग को उनकी बात सुननी नहीं है, उनके बारे में कुछ करना नहीं है। और चाइना जो है, चाइना अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते क्या कर रहा है? नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट कर रहा है। नॉर्थ कोरिया को अपने से मिला करके वो आगे बढ़ने के लिए रास्ते खोज रहा है। ऐसे में दिक्कत जो होनी थी, वो सबसे बड़ी दिक्कत होनी थी जापान को और साउथ कोरिया को। बड़े लंबे समय से जो इनके बीच में विवाद चल रहा था, किसके किसके बीच में? साउथ कोरिया के बीच में और जापान के बीच में।
उसको खत्म करने का इन दोनों ने मिल करके डिसीजन लिया है कि चलो भैया इस मामले को खत्म करते हैं, यहीं पर निपटा देते हैं, ताकि आने वाले समय में ये जो नई ताकतें उत्पन्न हो रही हैं, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ये मिल करके कहीं हमें न खा जाएं, कहीं हमें न ये लोग बर्बाद कर दें। और ये जो मीटिंग चल रही है इन लोगों के बीच में, इसी मीटिंग के दौरान यानी कल गुरुवार के दिन ये टोक्यो में ये मीटिंग हुई है, और उसी बीच क्या हुआ है, नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल ऐसी दागी है जो कि जापान और साउथ कोरिया दोनों ही के बीच में जो समुद्र है उसमें जाकर के गिरी है। यानी इन दोनों ने मिल करके जो मीटिंग की है, जो युद्ध को खत्म करने का निर्णय लिया है, उसको नॉर्थ कोरिया ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया और उसने अपनी नाराजगी जता दी है, जैसे वो हमेशा से जताता आया है मिसाइल्स का परीक्षण कर करके। सबसे पहली चीज, इसके बाद क्या होगा, इस दोस्ती के बाद क्या होगा? देखिए, इस दोस्ती से फायदा ये होगा कि इन दोनों के बीच में जो व्यापार है वो काफी तेजी से बढ़ जाएगा, रिलेशंस अच्छे होंगे, तो जरूरत पड़ने पर दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे को सैन्य सहायता प्रदान कर सकते हैं। और साथ ही साथ हाल ही में जापान ने अनाउंस किया था कि वो अपनी मिलिट्री को बूस्ट करने वाला है, यानी अब वो स्टैंडिंग आर्मी रखेगा जो कि अटैक कर सके। अभी उसके पास कोई अटैकिंग आर्मी नहीं है, यानी अगर उसके ऊपर कोई हमला कर देता है तो जापान अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा, बल्कि उसे अमेरिका की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि एक्चुअल में हुआ क्या था, अमेरिका ने आश्वासन दिया था कि तुम मिलिट्री मत रखो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा अगर तुम्हारे ऊपर किसी भी तरीके का कोई खतरा आता है तो आने वाले समय में। लेकिन जापान को शायद डाउट हो गया है, कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगने लगा है कि अब अमेरिका भी उस तरीके की कैपेबिलिटी शो नहीं कर रहा है जिस तरीके की वो पहले ताकत रखता था। कहीं ना कहीं चाइना का जिस तरीके से प्रभुत्व बढ़ता चला जा रहा है, उससे चाइना को, उससे जापान को और साउथ कोरिया को, दोनों को ही काफी तेजी से डर लगने लगा है। और इसी डर की वजह से अपनी आर्मी को, अपनी मिलिट्री को ये दोनों ही कंट्रीज बहुत तेजी से बूस्ट करना चाहते हैं, और इसके लिए दोनों का साथ आना जरूरी था, जो कि अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि दुश्मनी क्यों हुई थी, आखिरकार इन दोनों के बीच में टकराव क्यों उत्पन्न हुआ, और उसके पीछे की जो वजह रही वो क्या इतनी बड़ी वजह थी कि ये युद्ध या फिर एक तरीके से ये जो दुश्मनी है या ये जो टकराव है इतने लंबे समय तक चल जाए। बहुत लंबा समय रहा जब इन दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे से कोई व्यापार नहीं किया, किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं हुआ। एक दूसरे देश के राजनयिक ना तो यहाँ गए ना तो वहां गए, ना तो जापान के लोग साउथ कोरिया जा रहे थे, ना ही साउथ कोरिया के लोग जापान जा रहे थे, ना ही यहाँ के मंत्री वहां जा रहे थे, ना ही वहां के मंत्री यहाँ जा रहे थे। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ था, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तेजी से चाइना ग्रो कर रहा है, आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि और भी इस तरीके के छोटे छोटे एलाइज बनते हुए दिखाई देंगे एशिया के अंदर में। जो भी दो कंट्रीज दुश्मनी लेकर के बैठी हुई हैं वो अब धीरे धीरे दोस्ती में बदल रही हैं। साथ ही साथ चाइना ने जैसे सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती करवा करके पूरी दुनिया को इंटरनेशनल लेवल पे ये बताने की कोशिश की है कि भैया हमारी ताकत अमेरिका से कहीं ज्यादा है, जो अमेरिका नहीं कर पाया वो हमने करके दिखाया है। और उसी चीज को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने ये जो साउथ कोरिया और जापान के बीच में डील हुई है या फिर जो दोस्ती हुई है, उसको अपना एक ताकतवर या फिर अपना जो पावरफुल कंट्री होने का तमगा था उसको बचाए रखने में काबिलियत हासिल की है। और साथ ही साथ उसने दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की है कि अगर चीन सऊदी अरब और ईरान के बीच में दोस्ती करवा सकता है तो मैं जापान और साथ ही साथ दक्षिण कोरिया के बीच में जो चली आ रही दुश्मनी थी, जो कि बहुत लंबे समय से चल रही थी, उसको खत्म करवा सकता हूं। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से बात करते हैं कि आखिरकार ये दुश्मनी शुरू क्यों हुई थी। अगर आप मैप देखते हैं किसका, जापान का मैप और साउथ कोरिया का मैप, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो रहा साउथ कोरिया और ये रहा जापान और साउथ कोरिया के बीच में बस पानी है और कुछ नहीं, यानी कि जमीन नहीं है। बात है 1910 की। 1910 में क्या हुआ था, 1910 में जापान काफी ताकतवर कंट्री हुआ करता था और उसने क्या किया, अपनी कृषि की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों को भेजा साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया एक पेनिनसुला हुआ करता था जो कि कोरियन पेनिनसुला हुआ करता था, यानी कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया एक ही कंट्री हुआ करते थे। ये दोनों अलग अलग डिवाइडेड कंट्री नहीं थे, बल्कि ये पूरा एज ए होल कोरियन पेनिनसुला हुआ करता था। ठीक है, तो कोरियन पेनिनसुला पे क्या हुआ, जापान के द्वारा अपने लोगों को भेजा गया कि भैया आप लोग जाओ और साउथ कोरिया में क्या करो, वहां पे जो लैंड है
उस पर खेती करो और फिर वहां से अनाज उगाओ ताकि हमारी जरूरतें पूरी हो सके। लेकिन चूंकि जापान जिस तेजी से ताकतवर हो रहा था और अपनी ताकत को जिस तेजी से वो बढ़ा रहा था, उसको ये पसंद नहीं आया कि मैं वहां पर जा करके सिर्फ और सिर्फ खेती करूं, बल्कि उसे ये लगा कि जब मैं यहाँ के लोगों को एक तरीके से अपना गुलाम बना सकता हूं तो क्यों ना मैं इन्हें गुलाम बना लूं। और उसकी इसी चाहत ने क्या किया कि कोरियन पेनिनसुला पर अपना कब्जा जमा लिया। कोरियन पेनिनसुला पर जब इन्होंने कब्जा जमा लिया तो जापान ने क्या किया, बड़े पैमाने पर यहाँ से जो लेबर्स थे उनका यूज किया कृषि के लिए, प्रोडक्शन के लिए। साथ ही साथ एक तरीके का और इनके द्वारा जो काम किया गया वो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से निर्दयता को बताता है। आज जापान जो है पूरी दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। आज जापान अपनी मानवता के लिए, साथ ही साथ जो अच्छे कार्य उसके द्वारा किए जा रहे हैं उनके लिए जाना जाता है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जो जापान के द्वारा इतनी भयानक क्रूरता दिखाई गई थी नॉर्थ कोरिया में, साउथ कोरिया में, यानी कि कोरियन पेनिनसुला में, जिसके बारे में आप शायद विचार न कर पाए, जिसके बारे में शायद आप सोच न पाए। जिस तरीके की मतलब एक तरीके से कल्पना करके भी हमें यह लगता है कि आखिरकार क्या सच में जापान कभी ऐसा कर सकता है, क्या सच में जापान ने कभी ऐसा किया रहा होगा। आखिर ऐसा क्या कार्य था, कौन सा ऐसा कार्य था जो जापान के द्वारा किया गया जिसकी पूरी दुनिया में निंदा हुई, जो कि बहुत देर से लोगों को पता चला। तो बात यह है कि जिस तरीके से जापान की ताकत बढ़ती जा रही थी, जापान की बढ़ती हुई ताकत ने उसके अंदर अहंकार को जन्म दिया और उसी अहंकार को लेकर के वो पूरी दुनिया पर कब्जा करने निकला। और उसी वजह से उसने एक तरीके से अपने साथ में जर्मनी को मिलाया और इटली को मिलाया। उस समय पे जर्मनी में कौन हुआ करता था, जर्मनी में उस समय पे हुआ करता था हिटलर। हिटलर की भी कुछ इसी तरह की एक तरीके से मंशा थी कि पूरी दुनिया पे हमें कब्जा करना है और यहूदियों को पूरी तरीके से खत्म कर देना है। तो इस तरीके की महत्वाकांक्षा लेकर के जापान और साथ ही साथ इटली और जर्मनी, ये तीनों देश मिलकर के शुरू करते हैं वर्ल्ड वॉर टू। 1939 में ये शुरू होता है क्या, वर्ल्ड वॉर टू। और 1939 से 1945 तक चलने वाला ये वर्ल्ड वॉर टू बहुत बड़ी चीज एक जन्म देता है, बहुत बड़ी चीज को, वो था सेक्स स्लेवरी। हालांकि पहले भी ये सेक्स स्लेवरी चला करती थी, लेकिन जापान के द्वारा जिस तरीके की सेक्स स्लेवरी चलाई गई साउथ कोरिया के अंदर, यानी कि कोरियन पेनिनसुला के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा निर्दयता को दिखाती है। मेरे प्यारे साथियों, जिस तरीके से साउथ कोरिया में जापान ने कार्य किए वो बहुत ही गजब के, या फिर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा हीनियस क्राइम माना जाएगा। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जो सेना गई थी, किसकी सेना, जापान की सेना, कहां गई थी, कोरियन पेनिनसुला पे। अब वो कोरियन पेनिनसुला पर रहने वाली जो सेना थी, कहां, साउथ कोरिया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया, कोरियन पेनिनसुला पर जो जापान की रहने वाली सेना थी, उस सेना ने यहां पर या फिर साउथ कोरिया के जो लेबर्स थे उनके अलावा वहां की जो महिलाएं थी, जो बच्चियां थी या फिर जो लड़कियां थी जो किशोरा अवस्था में पहुंच चुकी थी, यानी कि लगभग 13 से 14 ईयर की एज को क्रॉस कर चुकी थी, उन लोगों को सेक्स स्लेव बनाना स्टार्ट कर दिया। सेक्स स्लेव बनाना स्टार्ट कर दिया से मतलब क्या है कि जो बड़े पैमाने पर बड़े नंबर्स में सैनिक आए थे जापान से, उनकी देह की आवश्यकता या फिर उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनकी सेक्स से रिलेटेड आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोरिया की लड़कियों को उसने यूज करना स्टार्ट कर दिया। क्या करता था ये, किस तरीके से यूज करता था, किसी भी गांव में गए ये लोग और वहां से वहां की जो भी सुंदर या फिर खूबसूरत लड़की दिखी उसको ये लालच दे करके कि हम आपको फैक्ट्री में काम देंगे, ट्रकों में भर करके ले जाया जाने लगा। ट्रकों में भर भर के जब एक जगह से ले जा करके उन्हें एक दूसरी जगह पे ऐसी जगह शिफ्ट किया गया जो इलाका पूरी तरीके से खाली हुआ करता था, एक खाली फैक्ट्री जहां पर किसी तरीके का कोई काम नहीं चल रहा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ महिलाएं और बच्चियां हैं। किस तरीके की बच्चियां, वो बच्चियां जो 13 से 14 साल की उम्र को पार कर चुकी हैं और दिखने में अति सुंदर हैं, यानी कि उनका इस्तेमाल किया जाता था सेक्स के लिए। किस तरीके के सेक्स, सेक्स वो भी जो मल्टीपल लोगों के साथ में किया जाता हो, सेक्स वो ऐसा सेक्स जो दिन में 30 से 40 बार करना पड़ता रहा हो। किसके लिए, सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। जब हमको या फिर एक तरीके से जो बातें बाद में पता चली, उनकी बातों को, लोगों की या फिर महिलाओं की आप बीती को सुन करके ऐसा लगता है कि किसी किसी महिला के साथ दिन में एक दिन के अंदर 30 से 40 लोगों ने या फिर रेप किया या फिर उनके साथ में सेक्स किया। इस तरीके की एक्टिविटी की गई जापान के सैनिकों के द्वारा, कहां पर,
साउथ कोरिया के अंदर में, कोरियन पेनिनसुला के अंदर में। अब जब साउथ कोरिया में ये एक्टिविटीज उस समय पे चल रही थी, तो हालांकि उस समय पे इतना ताकतवर नहीं हुआ करता था साउथ कोरिया, और इसी वजह से ये सब चीजें उसे बर्दाश्त करनी पड़ी। अब ये सब चीजों को वो बर्दाश्त कर चुका था, वो सब चीजें वो देख चुका था। जब इन सब चीजों को देखने के बाद उसे लगने लगा कि बहुत गड़बड़ी हुई हमारे साथ में। बहुत गड़बड़ी से मतलब क्या, मतलब हमारे जो एक तरीके से जो हमारा कल्चर था, जो हमारे लोग थे, उनके साथ में बहुत खराब हुआ, बहुत बुरा बर्ताव हुआ। और उसी के बीच में क्या हुआ, उसी के बीच में ये हुआ कि 1945 आया, जब ये वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ, और हिरोशिमा नागासाकी यानी जापान के ऊपर अमेरिका के द्वारा न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया। अब जब हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बॉम्ब गिराया गया, जापान घुटने टेक चुका था, जापान हार चुका था। लेकिन इस 1939 से लेकर के 1945 के बीच में उसने कई सारे ऐसे कैंप्स खोले थे साउथ कोरिया के अंदर में, जहां पर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं और बच्चियों को रखा जाता था और सेक्स के लिए यूज किया जाता था। और अगर वो इससे इनकार करती थी तो या उन्हें मार दिया जाता था या फिर कहीं पर फेंक दिया जाता था। बहुत सी महिलाएं ऐसी थी जो घरों से जाने के बाद दोबारा घर में वापस लौट के आई ही नहीं, पता ही नहीं चला कि आखिरकार वो कहां गई। बहुत सी महिलाओं को एशिया के अंदर में अलग अलग कंट्रीज में बेचा गया, किस लिए, सेक्स स्लेव के लिए, एज ए सेक्स स्लेव उनका यूज किया गया। इन महिलाओं को एक नाम दिया गया जिसे कहा गया कंफर्ट वीमेन। कंफर्ट वीमेन वो महिलाएं हुआ करती थी जिन्हें बड़े पैमाने पर देह व्यापार के लिए यूज किया गया 1939 से लेकर के 1945 के बीच में, और ये एक्टिविटी काफी लंबे समय तक चलती रही। खैर, जब ये चीजें हुई तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई साउथ कोरिया को। जापान वहां से हट गया जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, लेकिन लोगों के दिलों में जो कड़वाहट पैदा हो चुकी थी वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। कैसे खत्म हो जाए, जिसके ऊपर इस तरीके का अत्याचार किया गया हो वो कैसे भुला सकता है इतना जल्दी। तो ये चीजें कंटिन्यूअसली चलती रही, चलती रही, चलती रही। लंबे समय तक जापान और साउथ कोरिया के बीच में टकराव रहा, तनाव रहा। 1965 में यानी कि 1965 में जो उस समय पे वहां के तात्कालीन एक समय पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, कहां के प्राइम मिनिस्टर, साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ करते थे, पार्क चुंग ही। पार्क चुंग ही 1965 में एक तरीके से उन्होंने कोशिश की कि क्यों ना हम क्या करें, थोड़ा सा मैं गलत आपको कंटेंट बता गया, प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि वो समय पे प्रेसिडेंट हुआ करते थे पार्क चुंग ही, कहां पे, साउथ कोरिया के अंदर में। तो उन्होंने ये एक्टिविटी स्टार्ट की कि हम जापान के साथ में एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे जो अपने रिश्ते हैं उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसका फायदा क्या निकला, फायदा कुछ भी नहीं निकला। लोगों के मन में जो कड़वाहट थी वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और वो नहीं हुई। फिर धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती गई, समय बीतता गया। 1915 में यूनाइटेड नेशंस ने यह कहा कि जापान ने जो भी एक्टिविटीज पहले की हुई है, यानी कि जो भी यातनाएं की गई हैं साउथ कोरिया के ऊपर जापान के द्वारा, उसके लिए उन्हें मुआवजा देना होगा। किसको, साउथ कोरिया को। और उसी के लिए उन्होंने 1 बिलियन येन का मुआवजा दिया साउथ कोरिया को। ये जो कंपेंसेशन की बात थी, ये जो एक तरीके से मुआवजा देने की बात थी साउथ कोरिया को, वो यहाँ पे 2015 में पूरे तरीके से इनके द्वारा दी गई। साउथ कोरिया को जापान के द्वारा पैसा दिया गया, लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं आया। बोला कि जिस तरीके से एक्टिविटीज हमारे ऊपर की गई हैं जापान के द्वारा, वो हमें बिल्कुल भी पैसे से एक तरीके से भुलाई नहीं जा सकती, उसको हम माफ नहीं कर सकते कभी भी जापान को। और फिर उसके बाद 2018 में साउथ कोरिया की एक कंपनी, या फिर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि साउथ कोरिया के अंदर में जापान की एक कंपनी जो काम कर रही थी, उसके ऊपर एक चार्ज चलाया गया और साउथ कोरिया के जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर जो हाईएस्ट कोर्ट है, उसके द्वारा एक तरीके से लेबर्स के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करने का आरोप में पैसा उनसे कंपेंसेशन मांगा गया और उनके ऊपर पेनल्टीज लगाई गई। उसके बाद दोनों देशों के बीच में एक बार फिर से रिश्ते खराब हो गए। दोनों देशों के बीच में व्यापार फिर से बंद होने लगा। दोनों ही देशों ने एक दूसरे की कंपनीज के ऊपर बैन लगाना स्टार्ट कर दिया। काफी लंबे समय तक चला ये काम बैन लगाने का, लेकिन अब ये एक्टिविटीज फिर से सुधरती हुई नजर आ रही हैं। जहां कहीं पर भी इंटरेस्ट फंसा हुआ होता है, दोनों ही देशों का एक तरीके से अगर सामान्य हित हो या फिर दोनों ही देशों का एक तरीके से कोई ना कोई हित जुड़ा हुआ हो, तो वहां पर रिश्ते काफी तेजी से सुधारे जाते हैं, काफी तेजी से अपने आप ही सुधरने लगते हैं। और इस समय पे जरूरत है साउथ कोरिया को और जापान को साथ में मिलकर के आगे बढ़ने की। अदरवाइज चाइना और नॉर्थ कोरिया से जिस तरीके का खतरा उनको दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में अकेले अकेले वो शायद इसको
फेस न कर पाए। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए साउथ कोरिया और जापान ने मिल करके आगे चलने का निर्णय लिया है, दोस्ती के साथ में आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। दोनों ही कंट्रीज टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत बड़ा एक तरीके से लेवल या फिर एक तरीके से ये कहते हैं अपनी पहचान हासिल कर चुकी हैं पूरी दुनिया के अंदर में। मानी जानी कंपनी चाहे वो साउथ कोरिया की हो या फिर जापान की हो, वो पूरी दुनिया को या फिर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बड़ी जो भी टॉप डेवलप्ड नेशन है उनको सप्लाई करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स और भी बहुत सी चीजें। लेकिन अब ये धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं हथियारों के क्षेत्र में, अब ये अपनी ताकत को मिलिट्री के क्षेत्र में भी बढ़ाना चाहते हैं। और हो सकता है कि आने वाले समय में ये दोनों मिलकर के अपनी मिलिट्री को बूस्ट करने के लिए कोई एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दें। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपके लिए वो वीडियो और उसकी पूरी की पूरी खबर आपके लिए अवश्य लेकर के आएंगे। और फिर उससे पहले एक चीज और जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जापान और साउथ कोरिया के बीच में ये जो दोस्ती चल रही है, इससे पूरे वर्ल्ड लेवल पे दो गुट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक गुट वो है जो अमेरिका के साथ में है, दूसरा गुट वो है जो चाइना के साथ में है। कैसे? क्योंकि चाइना ने हाल ही में ईरान और सऊदी की डील करवाई थी, उन दोनों की दोस्ती करवाई। अमेरिका ने जापान और साउथ कोरिया की डील करवाई, इनकी दोस्ती करवाई। कहीं ना कहीं रसिया, चाइना और मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज मिल करके आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दूसरी ओर जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, या फिर वो नेशंस हो गए जो कि अमेरिका के साथ में हैं, अमेरिका के समर्थन में हैं, वो एक साथ मिल करके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी पूरी खबर जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।